धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। दोस्तों आदाब, धाकड़ खबर के प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। देश में बहुत कुछ घट रहा है। आप देख रहे होंगे इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में किस तरीके से धांधलियाँ हो रही हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगा कि धांधलियाँ हो रही होंगी, लेकिन इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के पास नहीं है। ये खुद मोदी जी के पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन जाके कन्फाइंड होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, क्या नहीं है, वो आप देख ही रही हैं। कोई गाली दे रहा है, कोई बात सुन नहीं रहा है, किसी भी तरीके से मतलब भीड़ चाल सी मची हुई है। सिर्फ चुनाव हो रहा है, किसको क्या वोट देना है, कुछ भी सेना को मना करते। इलेक्शन कमीशन की कोई सुन भी नहीं रहा है। आप अगर देखें, कोई नहीं सुन रहा है इलेक्शन कमीशन की, कुछ भी कहते रहते, इसलिए कि बहुत कमज़ोर है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम तनवीर ज़फ़र अली IAS जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, जो इसी में रहे, उन्होंने कई चुनाव कराए हैं, कमिश्नर होके आप अभी सेवानिवृत्त हुई हैं, उनसे इसी सिलसिले में बात करें, क्योंकि मसला जनता का नहीं है, ये जनता ब्यूरोक्रेसी का है। ये मसला पूरा ब्यूरोक्रेसी का है। ब्यूरोक्रेसी इसको कैसे देखती है, कैसे करती है, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेसी करती है। तो तनवीर भाई, आपका खैर मकदम है धाकड़ खबर में। और ये बात मान लूँगा, आप बहुत सीनियर IAS रहे हैं, यूपी आपने पूरा देखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन आपने चुनाव भी कराए हैं कई जगह तो पहला चुनाव आपने कराया, उसका तजुर्बा है आपके पास। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी जो मौजूदा स्थिति है कि बिल्कुल कहना चाहिए कि वेजिटेरियन सा होकर रह गया है, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में आजकल काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और मैं भी देखता रहता हूँ। और ये इलेक्शन कमीशन के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उस दिन से लगता है, उसका जो पेनल प्रोविजंस हैं अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। यानी वॉयलेशंस के लिए इनको उन एक्ट्स को कॉर्पोरेट करना पड़ता है IPC की धाराओं से या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धाराओं से। ये तो एक बहुत बड़ी कमी है। मगर इन सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होना चाहिए, ये अगर किसी ने दिखाया है, महसूस कराया है, तो उसका नाम था TN शेषन। एग्जैक्टली। मैं उनके टाइम में सर्विस में था। मैंने देखा है कि उन्होंने कितनी सख्ती के साथ इलेक्शन के रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाया है, और ऐसी दहशत होती थी इलेक्शन में एक्सपेंसेस पे उन्होंने कैसे रोक लगाई, उन्होंने जो गाड़ियाँ इतनी चलती थी उन पे कैसे रोक लगाई। आप इलेक्शन बूथ पे जाया करते थे तो वहाँ पर बिल्कुल एक बाजार, जो वीकली मार्केट की तरह सब कैंडिडेट्स के। सर, तो एक बात मैं आपकी कहूँगा कि ये कानून थे, उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट किया है सिर्फ, और वो कानून अब भी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी, उनके पॉजिटिव सुधारों जी, पर। जी। अब आप जाते हैं जब वोट डालने, तो आप देखेंगे कि 100 मीटर तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का बूथ आपको नहीं मिलेगा, उनके एजेंट बैठे हुए पर्ची काटने वाले। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। उसके साथ साथ इतने सख्त कदम उन्होंने उठाए। उस ज़माने में ये मुझे मालूम है, कहा जाता था कि पॉलिटिशियन या तो डरता है भगवान से और या डरता है TN शेषन से। इतनी उस आदमी की दहशत थी, और वो दहशत अच्छे के लिए थी। लोगों को सुचारू रूप से इलेक्शन का काम चलता था। वही कानून, वही सब प्रक्रियाएं, वही पावर्स आज के इलेक्शन कमीशन में भी हैं। मगर मैं देखता हूं अनफॉर्चुनेटली उनका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसीलिए इतने वायलेशंस हो रहे हैं, ज़बान फिसल रही है, कोई गाली दे रहा है, कोई धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई फौज के नाम पे वोट मांग रहा है, मगर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो नहीं रही। ये डायरेक्ट हम ब्यूरोक्रेसी पे सवाल करेंगे। ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल मानी जाती है। तो क्या ये कमज़ोरी आ गई है? क्या उतने सख्त कट्टर नहीं कहना चाहिए, सख्त जो इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि तो बैकबोन है जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो एग्जीक्यूटिव होती है, वो बैकबोन है। तो क्या, या राजनीति इसके ऊपर हावी हो गई? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इलेक्शन कमीशन को हम बहुत ज़्यादा दोष दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जो संवैधानिक है, और जो दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है, जहां मुश्किल से 500-600 का उसका स्टाफ है, और उसको चुनाव पूरे इंडिया में कराने होते हैं। वो कैसे कराती है? पूरे इंडिया में जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, कलेक्टर्स हैं, वो सब एक्स ऑफिशियो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, यानी DM कम DEO। हर स्टेट का एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है,
एक सीनियर IAS होता है और वो इलेक्शन कमीशन की सहमति से अपॉइंट होता है। वो उस प्रदेश के लिए आंसरेबल होता है इलेक्शन कमीशन को। जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है उस दिन से सारे DMs एज DEOs वो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन अपनी जो पावर एक्सरसाइज करता है पूरे इंडिया में, वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड द DEO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी DM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो कुछ बचा ही नहीं। तो वो DM प्लस DEO रहता है, मगर एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। मगर जो चुनाव के मामले हैं उन सब में प्रदेश सरकार का कोई आदेश मानने को वो बाध्य नहीं है, ना प्रदेश सरकार आदेश करेगी। उस दौरान उसको इलेक्शन कमीशन का ही आदेश मानने हैं। तो अब एक सेकंड, वायलेशन होते हैं, हम सब इलेक्शन कमीशन को दोष दे रहे हैं। लोकल DEO क्या कर रहा है? आप इलेक्शन कमीशन पर रिपोर्ट जाने का इंतजार क्यों करते हैं? लोकल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को पावर्स हैं, जिसके ज़िले में वो भाषण दिया जा रहा है या इस तरह की घटना हो रही है, उल्टी सीधी बात बोली जा रही है सांप्रदायिकता की, वो क्यों नहीं एक्शन लेता? भाई उसमें आपको वो ले सकता है, मगर वो नहीं लेते हैं। उनमें वो इच्छा शक्ति नहीं है, उनमें इतना डर है अपनी सरकार का कि हम अगर ऐसा कर देंगे तो बाद में इलेक्शन के हमारे की नौकरी तो हमें करनी है, बाद में तो खाली DM रह जाएंगे। TN सेशन के ज़माने में भी नौकरी कर रहे थे, दबंगी से नौकरी कर रहे थे। यही तो तारीफ होती है उस हेड की जो कुर्सी पे बैठा होता है। पावर कुर्सी में नहीं होती है, पावर जो कुर्सी पे बैठता है वो एक्सरसाइज कराना जानता है। उसी ज़िले में आप देखिए कलेक्टर या SP, वही DM एक ज़िले में वंडर्स कर देता है, कल्याणकारी योजनाओं में, डेवलपमेंटल स्कीम्स में और चीज़ों में, कोर्ट वर्क में, दूसरा नहीं कर पाता। उन्हीं पावर्स के तहत एक ज़िला कप्तान SSP किस तरह अपराधों की धरपकड़ करता है, ईमानदारी से काम करता है, कैसी उसकी वाहवाही होती है। तो ये अब आप देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि लोकल पे उसको करना चाहिए, अभी माननीय हमारे प्रधान सेवक का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया उसने, वहाँ के जो इंचार्ज था उसको हटा दिया। मैं बताता हूँ क्यों। आखिर अगर उसने वो एक ताकत दिखाई तो उसके साथ गलत स्टेप था। वो इलेक्शन ऑब्जर्वर था, वो 96 बैच का IAS था मोहम्मद मोहसिन, और वो सेक्रेटरी यानी कमिश्नर के रैंक पर कर्नाटक में पोस्टेड था। इलेक्शन के दौरान ऐसा करते हैं कि एक ही स्टेट के सीनियर ऑफिसर्स को दूसरी स्टेट में एज ऑब्जर्वर भेजा जाता है निष्पक्षता के लिए, कि भाई अपनी स्टेट में हो सकता है वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखे। तो उस तरह से वो गया हुआ था उड़ीसा, जहाँ उसने PM का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन अपने ही इलेक्शन ऑब्जर्वर को, इलेक्शन ऑब्जर्वर किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? इलेक्शन कमीशन के, उसी का एजेंट है। हाँ? इलेक्शन मैं 2 जगह ऑब्जर्वर रहा हूँ, तब मैं इलेक्शन कमीशन का एजेंट हो जाता हूँ और मुझे निष्पक्षता से देखना पड़ता है। उसने अगर चेक किया तो उसकी जांच कराना चाहिए था, शो कॉज लेना चाहिए था, बजाय उसके ये स्टैंड ले लिया कि साहब SPG प्रोटेक्टी का आप करने का 2014 का कोई नियम है, और जबकि वो नियम आपने देखा होगा बाद में TV पे, वैसे भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि SPG प्रोटेक्टीज एग्जेम्प्ट हैं चेकिंग से। सोनिया गांधी के चेक होते हैं, राहुल के चेक होते हैं, मनमोहन सिंह के चेक होते हैं, सबके चेक होते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है, जीत के जो लोग आते हैं वो देश चलाते, इतनी चमचैया पे होता रहा है कि बगैर मतलब फिर GN स्टेट करना पड़े उसको, तो इसको क्या कहेंगे? क्योंकि आप उस जमाने के IAS से, उस जमाने के IAS, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अल्फाज का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अगर उसको चेक करने देते तो उसमें जो PM का इंस्टीट्यूशन है उसका भी बहुत नाम होता, इलेक्शन कमीशन का भी बहुत नाम होता कि देखिए हमारे देश में प्रधानमंत्री का भी हेलीकॉप्टर की सर्चिंग होती है। इसी पर 2 रिपोर्ट मैंने देखी TV में। नवीन पटनायक अपनी स्टेट का मुख्यमंत्री तो कम से कम शायद 15 साल से है, जी पावरफुल, उसका चेक किया, एक एक चीज़, उसका शेविंग पाउच तक चेक किया गया, वो कुछ नहीं बोला। और उसके साथ उन्होंने दूसरी क्लिपिंग दिखाई कि धर्मेंद्र प्रधान का चेक हो गया, तो वो किस तरह से बुरा भला बोल रहे हैं अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को। तो ये नहीं है, आपको कानून का फॉलो अगर आप भी हम ही लोग नहीं करेंगे तो फिर तो उसका उपहास हो जाएगा, क्या इंप्रेशन जाएगा। ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, चूंकि आप 2 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एक जनरेशन तो आपकी रही जो TN सेशन के अंडर में काम किया, पावरफुल रहे हैं आप, कानून के आगे कुछ किसी की नहीं चलने दी आप लोगों ने, और एक आज के जो IAS आ रहे हैं जिनके ऊपर पूरा सारा दारोमदार है, तो ये कहाँ
कहाँ गलती हुई है? क्या वो जनरेशन ही ख़त्म हो गई है कि आप बिल्कुल नौकरी, उस ज़माने में भी नौकरियाँ थी, उस ज़माने में बाल बच्चे थे, उनको पालना थे, उनका भी कैरियर था, लेकिन वो दांव पे लगा देते थे। हर इंसान के अंदर, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पत्रकार हो या कोई हो, उसके अंदर उसका एक ज़मीर भी होता है। तो वो ज़मीर उसको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आप तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। हम सरकारी अफसर, चाहे एग्जीक्यूटिव में हो चाहे पुलिस में हो, हम एक संविधान की रक्षा के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को अपहोल्ड करने के लिए नौकरी करते हैं, ना कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को संतुष्ट करने के लिए और उनकी जी हुजूरी करने के लिए करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का रखने वाले बहुत अब मैं तो खैर अपने लिए तो खैर मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर सबसे कहता हूँ और यंग ऑफिसर से भी कहता हूँ कि नौकरी करो, गुलामी मत करो। नौकरी का मतलब है जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो, करवाना है। और गुलामी यह है कि जो आपको आदेश जैसा भी आ जाए, इलीगल हो, गलत हो, इम्प्रॉपर, आपको फॉलो करना, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इसका दारोमदार हमारे अधिकारियों पे जाता है और ये बहुत बड़ी एक गिरावट है। मुझे इस बात को अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ज़्यादातर अधिकारी जो है डर के काम करते हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पॉलिटिक्स हावी हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बेकार हो जाएगी। हो चुकी है, जो हो चुकी है उसमें होने क्या रह गया। मोहम्मद मोहसिन ने जो काम किया, बड़ा करेजियस काम किया। ऐसे सब कामों से एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको बल मिलता है कि देखो हमें नियम कानून को फॉलो करने में किसी को नहीं देखना है। ऐसी बात नहीं है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं आज की, वो बहुत दिनों तक उसका नाम होगा, लोग लेंगे उसका नाम, उसे सस्पेंड करके उसको रिस्टेट कर दिया, ऑब्जर्वर से हटा दिया, स्टेट वापस भेज दिया, उसका क्या हो गया? नहीं, उनको तो कुछ नहीं हुआ था। ऐसी करेज क्यों नहीं है लोगों में? क्यों अब एकदम से यानी हमने तो ये तक देखा कि सैल्यूट मारते देखा है एसपी उन लोगों को, छोटे छोटे मंत्रियों को। सैल्यूट को छोड़िए, पैर छूते देखा है मैंने, पैर छूते देखा। आपने तो वर्दी में पैर छूते देखा है। आपने तो योगी को गिरफ्तार भी कराया था, वो किस्सा जरा सुनाएंगे हमारे ऑडियंस को? हाँ, वो फिर कभी सुनाएंगे। गिरफ्तारी तो जो भी गलत करेगा वो तो होगी ही होगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। कानून को तो आपको फॉलो कराना ही है। आप एक चीज़ बताइए कि छोटे छोटे पद होते हैं जिसको जिनके लिए बड़ी, इनको अपॉइंट करने के लिए बड़ी छानबीन होती है, बड़ी उसके लिए प्रोसेस होता है। आप सीबीआई को ही देख लीजिए कि उसके लिए कमेटी बनती है, स्ट्रॉन्ग कमेटी बनती है। हाँ, डायरेक्टर के लिए, सीबीआई के डायरेक्टर के लिए कमेटी बनती है और सारी चीज़ें होती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन के लीडर, ये सब बैठ के उसको करते। लेकिन हमने ये देखा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के पास भेजता है और बना दिया जाता है। इसके मतलब प्रधानमंत्री जिसको चाहे बना ले। तो क्या ये प्रोसेस सही है? उसको बहुत अच्छा आपने और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया है कि अगर डायरेक्टर सीबीआई के लिए एक कमेटी है, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो इलेक्शन कमीशन जिसका कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के चुनाव को निष्पक्ष और सुचारू रूप से चलाना है, उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है केवल एक राष्ट्रपति के आदेश से, प्रधानमंत्री की सिफारिश से हो जाता है। ये बहुत गलत है। इसके लिए ये हाई टाइम है कि ये सुधार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि रूलिंग पार्टी या सरकार अपनी पसंदीदा अधिकारियों को, जैसा कि 4 सालों में हमने देखा है। अब वो 4 साल हो या उससे पहले के भी साल हो, ये चीज़ तो बहुत पहले जानबूझ के ये नहीं किया जाता है ताकि अपने पसंद के, अपने फेवर के अधिकारी आएँ और हमको फेवर करें। ये तो बहुत सुधार, अगर ये नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन का इसी तरह से जैसे गिरावट आती जाएगी। वो जब तक कि इसमें इस तरह से अपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि टीएन शेषन हरदम तो पैदा हो नहीं सकते ऐसे। वो तो खैर बड़ा मुश्किल है। कब तक आप टीएन शेषन को याद करेंगे? कोई ना कोई तो और टीएन शेषन होना चाहिए ना। जैसे कुरैशी साहब भी रहे हैं इसी तरीके से, बहुत अच्छे कमिश्नर थे, बहुत अच्छे कमिश्नर थे कुरैशी साहब। रावत साहब बहुत अच्छे थे। गुजरात के आप देखिए वो जो राज्यसभा की जो पोलिंग थी, कैसे उन्होंने जो एक हिम्मत, एक करेजियस एक्शन लेता है कोई भी ऑफिसर या इंस्टीट्यूशन, उसकी वाहवाही करती है पब्लिक उसको देखती है। और जो पढ़ी लिखी पब्लिक है वो हर चीज़ का समझती है कि ये किस इंटेंशन से, किस नीयत से किया गया। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, तो
क्या क्या मुश्किलें आती है, पॉलिटिकल कितना प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है? अब तो आप खुलेआम बता सकते हैं कि जिस तरीके से आपने, क्योंकि आप हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर हेड ऑफ द पूरे के पूरे कमिश्नरी होते हैं, तो उस वक्त कितनी पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर होता है? नहीं, प्रेशर कोई डायरेक्ट नहीं होता है। अगर डायरेक्ट आता है, जैसे मैं राउंड पे मान लीजिए गया और एक जगह मैं देख रहा हूँ कि एक किसी पर्टिकुलर पार्टी का, वो रूलिंग पार्टी का है, उसकी शिकायत हो रही है और सब लोग शिकायत कर रहे हैं कि बार बार अंदर घुस रहा है, वोटर्स को प्रभावित कर रहा है, और ये बात मालूम हो जाती है कि शिकायत सही है झूठ है, और वो था रूलिंग, निकाल के उसी वक्त आदेश किया कि इसको यहाँ से तुरंत यहाँ से हटा दिया जाए और ये अंदर नहीं घुसेगा, वरना इसको अरेस्ट कर लिया जाए, हटा दिया जाए। तो ये करना पड़ता है। उस वक्त कोई करता रहे फ़ोन कर, हालांकि ऐसे आया नहीं फ़ोन, लेकिन दबाव होता है, बिल्कुल दबाव होता है, इसमें कोई शक नहीं कि दबाव होता है, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना पड़ता है। तो बड़ा टेंशन रहता होगा उस वक्त? नहीं, टेंशन लेने क्या बात है, अपना काम करना है। उनका काम दबाव देना है और हमारा काम सोचना है कि हमें वो काम करना है कि नहीं करना है। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे। और चूंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है पूरी तरीके से, और इसमें बातें भी यही हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रुझान होता है, क्या रोल है, इसके बारे में कोई कभी कुछ बात नहीं करता, सीधे सीधा इल्ज़ाम रख देते कि इस तरीके से हो रहा है ये। तो अब आप तनवीर साहब से बात करके, जो IAS रहे हैं, बड़े कमिश्नर रहे हैं यूपी में, बड़ी यूपी आप समझते कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और यहाँ काम करना कितना मुश्किल है, उसमें कमिश्नर रहे हैं, तो ये जान सकते हैं कि किस तरीके से दबाव में कैसे काम करना चाहिए और भूमिका क्या रहती है इलेक्शन में, ब्यूरोक्रेट की क्या भूमिका रहती है, वो आपने सुना। तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया और हमें बताया। हम चाहेंगे कि अगले हफ्ते फिर आपके पास आके इसी तरीके से आपको तकलीफ देंगे, और उस वक्त अगर इलेक्शन के बारे में कोई दूसरी चीज़ होती उसका आपसे क्लियरिफिकेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम लेते हैं विदा।